हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर वेलकम्स यू ऑन योर प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने साइंस की। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोल रखा था कि हम लोग जैसे आपके एग्जाम्स करीब आएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस की मैराथन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है फॉर योर चैप्टर साउंड। साउंड एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8th के अंदर और 9th के अंदर दोनों के अंदर आता है। मतलब कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 8th में आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है साउंड के बारे में, मतलब मॉडरेट चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती है, आपके जो साउंड वेव्स बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड कैसे प्रोपोगेट करते हैं, साउंड कैसे मोशन करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और 9th में जाकर थोड़ा सा डिस्कवरी, थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल पे ले जाया जाता है। और हम उसके बाद जाकर क्लास 11th में वेव एंड ऑसिलेशन नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, जहां पर जाकर हम चीजों को और अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम आपके साउंड चैप्टर पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप बहुत कुछ आज जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए बिना आपका वक्त जायज करे, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए वन शॉट वीडियो फॉर योर चैप्टर साउंड। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज की आपकी वीडियो। ठीक है, तो चलिए आपका साउंड चैप्टर। साउंड की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साउंड बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही होगा कि साउंड हमारा क्या है। तो अगर मैं साउंड की बात कर रहा हूं तो साउंड इज अ टाइप ऑफ अ एनर्जी। साउंड आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन हियर। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपका साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है थ्रू विच वी मेक अस हेयर। आपका साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म ऑफ एनर्जी की मदद से सुन सकते हैं। अब सुनना किसको है, सुनना साउंड को है। अब साउंड बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपकी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, वाइब्रेटिंग पार्टिकल से क्रिएट होती है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहां पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका यहां पे रखा हुआ है, आपको शायद विजिबल होगा। ठीक है, अब ये पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाए, क्या कर जाए, ये पार्टिकल पेनिट्रेट मतलब हिलना डुलना स्टार्ट कर दे। ये पार्टिकल आपका हिलने डुलने लगे। ठीक है, एनवायरमेंट में चाहे इस डायरेक्शन में पेनिट्रेट करे, चाहे इस डायरेक्शन में पेनिट्रेट करे, ये आपका हिलना डुलना स्टार्ट कर दे। तो जब ये हिलना डुलना स्टार्ट करेगा तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द अनदर कंसेक्यूटिव पार्टिकल इट क्रिएट्स अ साउंड। एग्जांपल के तौर पर मैं अगर यहां पे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में, मेरे भाई देख लीजिए हैंड्स है, अभी खाली है, मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा एक साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा क्लैप का। आपसे मैं कह रहा हूं क्लैप करके देखिए, आप क्लैप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो एयर में मौजूद हैं आप उनके अंदर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो जब भी कभी पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस होता है, पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होता है, इट्स लीड्स टू फॉर्म अ साउंड। ये साउंड बनाते हैं, ये साउंड क्रिएट करते हैं। तो साउंड को बड़े सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए बता दिया। साउंड के लिए आप क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशन इन अ ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाए या फिर किसी भी आप उसमें क्या करा रहे हैं, आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये डिस्टरबेंस, ये वाइब्रेशन क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना, ये भी साउंड है, आप सुन पा रहे हैं, तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी मदद से आप इस चीज को सुन पा रहे हैं। तो पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होने की वजह से ही साउंड क्रिएट होता है। अब अगर मैं बात करूं तो साउंड का नेचर क्या होता है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो चलिए वीडियो को आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं। जब आगे की तरफ हम बात करेंगे तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं साउंड वेव्स की। तो अगर मैं यहां से नेचर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, नेचर की बात कर रहा हूं, साउंड की। ठीक है, तो अगर मैं साउंड के नेचर की बात करता हूं तो मैं आपको यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में, देखो स्पष्ट लफ्जों में आपको मैं समझा रहा हूं, साउंड आपका ट्रेवल करता है ना फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। आपका साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है।
ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आई यहां पर कि जो आपका साउंड होता है ये आपका वेव की फॉर्म में क्या करता है? ट्रैवल करता है। अब जब ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो भाई वेव कैसी होती है? सबसे पहले तो इस चीज को जानना जरूरी है कि वेव कैसी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं वेव कैसी होती है। अगर वेव की बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं तो वेव आपके दो तरीके की होती हैं, ठीक है? वेव आपकी यहां पर दो तरीके की होती है। एक वेव होती है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसको कैसा कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी होती है आपकी क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी क्या होती हैं आपकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं यहां से, तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर मैं मान लेता हूं कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो आपका एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये आपका यहां से क्या है? ये आपका यहां से होने वाला है, इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है? आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है? ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव यहां से होने वाला है, ठीक है जी? अभी यहां से मेरे पास वेव निकल कर आ गई, ठीक है जी? चलिए, अब अगर आपके ट्रांसवर्स वेव के अंदर डिस्टरबेंस किसके अंदर हो रहा था? मैंने आपको पीछे ही बताया था, पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो ये रहे आपके पार्टिकल्स, ठीक है? जो आपके इस एक्स एक्सिस की तरफ क्या है? अलाइंड है, ठीक है? प्रेजेंट है। अगर इनका जो मोशन है, अगर वो पेनिट्रेशन अप एंड डाउन की फॉर्म में हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है? इन अ फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन। अगर आपके पार्टिकल्स ऊपर नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो इस टाइप का नेचर ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स वेव। मतलब समझ रहे हैं आप? पार्टिकल्स में जो डिस्टरबेंस है, एक तो वो सीधा चल रहा है और सीधा चलने में वो ऊपर नीचे होता हुआ चल रहा है। कैसा चल रहा है? ऊपर नीचे होता हुआ चल रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा, ठीक है? और अगर यही सेम आपके पार्टिकल्स जो आपके पास हैं, ठीक है, ये जो आपके पार्टिकल्स आपके पास है, अगर इन पार्टिकल्स का जो मोशन आपका रहेगा, इन पार्टिकल्स का जो आपका मोशन है, अगर वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होकर ना होकर कैसा हो जाए? आपका लेफ्ट राइट हो जाए। कैसा हो जाए जी? लेफ्ट राइट हो जाए, ठीक है? कैसा हो जाए? लेफ्ट राइट। बता देता हूं, ये एक पार्टिकल है, या तो इधर जाए या तो इधर जाए। तो अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव, अगर आपके पार्टिकल्स लेफ्ट राइट आपके मूव कर रहे हैं तो इस टाइप के वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पार्टिकल्स दो तरीके से आपके पेनिट्रेट कर सकते हैं, एक तो अप एंड डाउन, तो नेम्ड एज ट्रांसवर्स वेव, एक आपके लेफ्ट एंड राइट, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहां से ही डिसाइड होगा साउंड का नेचर, ठीक है? वेव की हमने बात करी थी, तो वेव मैंने आपको समझा दिया वेव कैसे होता है। तो वेव का फॉर्मेशन आपके दो तरीके से है, ट्रांसवर्स और आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? यहां पर हम लोग को बात करना है कि जो आपके साउंड का नेचर होता है वो साउंड का नेचर कैसा होता है। तो साउंड के नेचर की अगर मैं आपसे यहां से बात कर रहा हूं, तो जो साउंड का नेचर होता है वो आपका कैसा होता है? तो साउंड का नेचर यहां से आ जाता है, साउंड ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव। ये बात आपको पता लगी पिछले ही हेडिंग से, ठीक है? पिछले ही सेंटेंस से आपकी बात पता लगी थी कि साउंड आपकी ट्रेवल करती है इन अ फॉर्म ऑफ वेव। कौन से वेव? ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल? तो मैं आपको बता दूं, आपके साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। आपके साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। आपके साउंड वेव्स नेचर में लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। मतलब पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन यहां पर होने वाला है वो पेनिट्रेशन कैसे होने वाला है? इन अ फॉर्म ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। किस फॉर्म में होगा? लेफ्ट और राइट की मूवमेंट की फॉर्म में होगा, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव। अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है?
तो यहां से मेरे को दो बातें पता लग गई। पहली चीज कि साउंड क्रिएट कैसे हो सकता है, दूसरी चीज साउंड क्या होता है, और तीसरी चीज साउंड का नेचर क्या होता है, ये बात भी मेरे को पता लग गई है। ठीक है, तो यहां से चलो बात कर लेते हैं कि जब आपके साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं तो फिर इसको किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनका अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनको किस तरीके से हम मूव करा सकते हैं। अब हम उस चीज पर बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो आपकी फॉर्म्ड हो रही हैं वो फॉर्म्ड होती हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस। किस किस फॉर्म में होती हैं आपकी, कंप्रेशंस और आपकी रेयरफ्रैक्शंस की फॉर्म में होती हैं। आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट करते हैं दो तरीके के पैटर्न को। एक पैटर्न को कहा जाता है कंप्रेशन, एक तरीके के पैटर्न को कहा जाता है रेयरफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है जी, रेयरफ्रैक्शन। ठीक है, एक पैटर्न हमारे पास कंप्रेशन आता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, रेयरफ्रैक्शन आता है। जैसे बात कर लेते हैं, यहां पर मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास जो है यहां पर कोई सोर्स है, एज सोर्स, जिस सोर्स से साउंड क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, साउंड। मान लेते हैं स्पीकर है जहां से आपका म्यूजिक बज रहा है। तो जब म्यूजिक बजेगा तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो किस तरीके से साउंड क्रिएट होगा। दो अलग अलग रेशो बना देता हूं। कंप्रेशन की बात करते हैं तो देख लीजिए, पार्टिकल डेंसिटी की बात कर लेंगे अभी यहां से हम लोग, देख लीजिए। देखिए यहां पे अगर आप इस ऑर्डर को समझ रहे होंगे, ये जो ऑर्डर मैं यहां पे बना रहा हूं वो उस ऑर्डर को देखिए जरा। देखिए यहां पे देखिए आपके पास दो तरीके के आपको देखो फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। एक आपको पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर में, एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहां पे रेड कलर में। अगर मैं ग्रीन कलर वाले की बात कर रहा हूं तो देखिए यहां पे अगर मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो देखना पार्टिकल्स कितने ज्यादा यहां पे डेंस हैं। ठीक है, पार्टिकल्स यहां पर बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, इसी रीजन को कहा जाता है कंप्रेशन, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। यहां पर देखिए पार्टिकल्स का आपको जो सॉरी जो कॉन्ट्रैक्शन आपको नजर आ रहा है, यहां पे देखना पार्टिकल कितने कम नजर आ रहे हैं, है ना, साथ में गैपिंग भी है। ये है आपके रेयरफ्रैक्शन, जिसको डिनोट करेंगे आर से। तो कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। तो आपके जो साउंड वेव्स होते हैं ये आपके किसमें ट्रैवल करते हैं, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। अब पूछा जाए कौन सी वेव, तो ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल नेचर में भी इनका जो फॉर्मेशन होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन होता है। मतलब साउंड वेव्स अब जो ट्रैवल करने वाली है वो ट्रैवल करने वाली है इन अ कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में। मतलब एक कंप्रेशन बनेगा, फिर अगला रेयरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर अगला रेयरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन। और इस तरीके से आपका साउंड जितना ज्यादा लाउड होगा उतनी दूर तक ये कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शंस आपके फॉर्म्ड होते चले जाएंगे। तो आपके जो साउंड वेव्स हैं वो आपके कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया टू रिप्रेजेंट अ नेचर ऑफ अ साउंड वेव्स अलोंग विद द कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शंस। अब कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जियोग्राफिकली कैन यू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। बोले भाई ये क्या है, ये आपने कुछ नया टिप्पणी बताया हमारे लिए, ये क्या टिप्पणी है भाई। एम्पलीट्यूड की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, तो एम्पलीट्यूड समझ लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये जो आपके सामने दो पार्टिकल्स की जो लाइन का फॉर्मेशन मैंने यहां पर किया है, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कंप्रेशन के अंदर ये एम्पलीट्यूड कम नजर आ रहा है, रेयरफ्रैक्शन के अंदर ज्यादा नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। इसी तरीके से साउंड वेव्स जो हैं उनके पास अपना खुद का एम्पलीट्यूड होता है, जिसकी वजह से उनका लाउडनेस डिसाइड होता है।
कि कितना तेज आपका म्यूजिक है और कितना शांत आपका म्यूजिक है। ठीक है, फेंट वॉइस है या फिर आपकी लाउड वॉइस है। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, वेव लेंथ की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर्स के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भाई इन सब चीजों को नोट करते हुए चलिए, इन सब चीजों को नोट करते हुए चलिए, इन सब चीजों को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले एक बात हमको यहां पे समझनी पड़ेगी। हम लोगों ने जिस तरीके से यहां पर आपका डायग्राम बनाया था टू शो अ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेम उसी तरीके से हम लोग यहां पर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अगर मैं यहां से आपसे से पूछता हूं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा यहां से क्या होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, तो साउंड वेव्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो भाई क्या होगा। अगर ग्राफिकली मैं देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये रहा, ये मैंने आपके डायरेक्शन शो कर दिए, एक्स एक्सिस और आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे, ठीक है, दे कैन ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ अ हम्प लाइक स्ट्रक्चर एंड अ नैरो बेल्ट स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये एक नैरो डीप जैसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा रेयर फ्रैक्शन। क्या कहा जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। ये जो हम्प जैसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ऊंट के ऊपर जो हम्प होता है उसकी तरह जो स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज नेम्ड एज कंप्रेशन। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कंप्रेशन कहा जाएगा। अब अगर मैं यहां से ट्रांसवर्स की बात करता हूं तो ट्रांसवर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल इसी की तरह होता है। ट्रांसवर्स जो वेव होती है वो आपकी इसी फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन अ फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। आपकी ट्रांसवर्स जो वेव होती है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इधर वाले की बात कर लेता हूं तो यहां पर इनका भी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी सेम एज ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में है, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, वो एक्चुअली में ऐसी ही होती हैं, वो एक्चुअली में ऐसी ही होती हैं, पर ये कैसे होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया है ये लेफ्ट राइट की फॉर्म में पेनिट्रेट होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिनका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पिछली स्लाइड पे आपको करके दिखाया था। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, पर ट्रांसवर्स जो नेचर होता है, ट्रांसवर्स जो नेचर होता है वो एक्चुअली में ही ऐसा नेचर होता है, दे ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका किसका है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का इन अ टर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। अगर मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की आपसे बात कर रहा हूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देख लीजिए जी क्या बनेगा यहां पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं। सबसे पहले यहां पर बात होती है एम्पलीट्यूड की। किसकी बात होती है, बात होती है यहां पे एम्पलीट्यूड। चलिए एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। हम इसको कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए दोनों से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं। आप जिससे चाहें आप इससे डिनोट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड के लिए। ठीक है जी, ठीक।
अब एम्पलीट्यूड मेरे पास आ गया, तो एम्पलीट्यूड है क्या, एम्पलीट्यूड पे बात कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड आपका है क्या। तो देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है जो एक्स एक्सिस तक जा रही है, इसको हम लोग डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इसको हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। या तो ये डिस्टेंस है या तो ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसको कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन के कोई भी चीज नॉर्मल डालता हूं, मतलब परपेंडिकुलरली लाई करता हूं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, बनाएगी ही। ठीक है, अगर मैं कंप्रेशन जो है आपका बना हुआ इसके पीक पॉइंट से, मतलब जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, अगर वहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं ओवर द डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव पर, इस तरीके से ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द पीक पॉइंट ऑफ द कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन टू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, यही डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। तो ये जो एम्पलीट्यूड आपके पास फॉर्म्ड हुआ है, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन दोनों से ही फॉर्म्ड हो सकता है, और ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा साउंड का लाउडनेस होगा, उतना ज्यादा साउंड का क्या होगा, लाउडनेस होगा। एम्पलीट्यूड साउंड का जितना कम होगा उतना ही कम उसका लाउडनेस होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, लाउडनेस के साथ। किसके साथ होता है, लाउडनेस के साथ। आपका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है यहां से वेवलेंथ। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आता है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देख लीजिए वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा, डिनोटेड बाय लैम्डा, जिसको एक स्पेशल सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, लैम्डा से। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ क्या है, अब उस चीज को समझ लीजिए। तो देखिए डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से आप इस चीज को समझेंगे। आपके पास ये रहा ग्राफ, ठीक है, वेव बना रहा हूं मैं। ठीक है जी, वेव बन गया। ठीक, एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट मार्कअप करिए। ये रहा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, कर लिया हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन इसकी 3 हो सकती हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहली डेफिनेशन सुन लिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, ये कंप्रेशंस हैं, ये वाले रेयर फ्रैक्शंस हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन जो कि आपकी यहां पे ये बन गई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं, कंप्लीट साइकिल को भी क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास कुछ चीजें देखो निकलकर बाहर आ रही हैं कि वेवलेंथ का डेफिनेशन 3 तरीके का हो सकता है, कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, या फिर एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि एक डिस्टेंस मेजर है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे की फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगला फैक्टर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अगला फैक्टर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज नाम के व्यक्ति ने हमको बताया कि एक सेकंड के अंदर आपका वेव जितने नंबर्स ऑफ साइकिल कंप्लीट करता है, या फिर जितना फ्रीक्वेंसी जितना आपका नंबर ऑफ रोटेशन फॉर्म्ड होता है इन अ सेकंड,
वो आपका फ्रीक्वेंसी डिजाइन करता है, वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, कैसा बनता है देखिए समझिए भाई। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोटेड करेंगे म्यू के साथ। किसके साथ? डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, न्यू से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। हल्का सा नचा हुआ सा बी बनेगा, एक तरफ को झुका हुआ सा बैंड हुआ हुआ बी बनेगा। ठीक है, जनरल बी नहीं बनाना है बिल्कुल भी, तो डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली मैं देखूं, कैसे देखूं? अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखता हूं तो मैथमेटिकली ये क्या बनेगा मेरे पास? तो ये मैथमेटिकली ड्राइव्ड होकर आएगा न्यू इक्वल्स टू 1/t। क्या निकल कर आएगा? 1/t। या आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ वन कंप्लीट साइकिल अपॉन टाइम टेकन। और ये टाइम जो है बेटा आपका वो सेकंड में लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाइम आपका जो है वो सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, और इन अ सेकंड अगर आप इस चीज को पूरा कर रहे हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये वन शॉट वीडियो है, ज्यादा डिटेल में इसमें लेके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हैं। और साथ ही साथ में एनपीसी गुरुकुल का आप चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको कंपटीशन मिल जाएगा। आपको कोई भाई बहन होगा तो उसके लिए वहां पे मदद मिल जाएगी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई का हो गया, कांस्टेबल हो गया, जीडी हो गया, आरओआर हो गया, इन सब की जो आपकी भर्तियां आ रही हैं उन सब में फॉर्म अगर वो लोग डाल रहे हैं या फिल किया हुआ है तो वहां पे आके तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ में आप प्ले स्टोर पर जाके एनपीसी गुरुकुल नाम के ऐप को सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप आपके ही अपना ऐप है, एनपीसी एजुकेशन हब का ही ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पर आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, शॉर्ट नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, थ्योरी बेस्ड चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जहां से जाके आप हर एक चीज को बड़ी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चैनल के साथ देखिए बने रहिए। तो चैनल के साथ बने तब रहेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल आइकन को हिट करे रहेंगे। आपका ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जो भी कोई वीडियो आया करिए उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप वॉच करते हैं पूरी वीडियो को, हमको बहुत ज्यादा एनकरेज करता है ये सब कुछ, जिससे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप ढेरों सारा प्यार हमारे लिए देंगे उतना ही प्यार हम आपको रिटर्न में देंगे। ठीक है, और हमारा प्यार आपके रिटर्न में क्या होगा कि हम आपके लिए उतनी ही ज्यादा वन शॉट वीडियोस हर चैप्टर की लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारे यहां पर बन जाएगा आपका लास्ट फैक्टर, दैट इज टाइम पीरियड। अगला क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड है। तो अगर मैं पीछे की बात कर रहा हूं तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू अपॉन टी, न्यू इक्वल्स टू 1/t की बात करी थी। ये जो न्यू इक्वल्स टू 1/t की बात करी थी, ये जो t है यही आपका क्या है? यही आपका टाइम पीरियड है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि साउंड आपका जो ट्रैवल कर रहा है, ये जितना समय लगाएगा अपने वेव को प्रोपोगेट करने में, जितना ऑसिलेशन में समय लगेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा जी? वही आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसी वजह से यहां से टाइम पीरियड का अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगा जी? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी साउंड की, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर साउंड के अगला टॉपिक हमारे पास क्या मिल जाता है? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले टॉपिक में हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप की बात यहां पे करेगा। किसकी बात करेगा? रिलेशन की बात करेगा। किस किस के बीच में बात करेगा वो चीज सुन लीजिए। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। किस किस की बात करेगा? बात करेगा स्पीड ऑफ साउंड की, फ्रीक्वेंसी की एंड वेवलेंथ की। तो चलिए देख लेते हैं जी क्या क्या है हमारे पास। अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं इन तीनों चीज की रिलेशन की, तो डेरिवेशन यहां पे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशंस आपके क्लासेस में नहीं है, हायर क्लासेस में है। ठीक है, तो क्या बनेगा? v इक्वल्स टू आपका यहां से क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। आपका फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाता है? फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा।
वेयर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, या फिर आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। क्या कह सकते हैं? स्पीड ऑफ साउंड, जो कि 344 मीटर पर सेकेंड होती है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ने पर आपका स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर आपका स्पीड ऑफ साउंड फॉल डाउन होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर डिक्रीज होने पर आपका जो साउंड है वो कम हो जाता है और आपके टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड आपका बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं T इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी स्पीड कितनी है? 344। आपका अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी 332 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए साउंड खुद ही डिक्रीज हो गया है। आपका T कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका स्पीड ऑफ साउंड कितना हो गया है? 332 मीटर पर सेकेंड हो गया है। आगे की बात कर लेते हैं, तो मैं न्यू की बात कर लेता हूं आपके फ्रीक्वेंसी की। जी न्यू क्या है? आपके यहां पर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को आप यहां पे कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग अ फॉर्मूला 1/T। किससे निकाल सकते हैं? 1/T। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो कि पीछे छूट गई थी, मैं यहां बता दे रहा हूं, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको आप कैपिटल H स्मॉल z के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला फैक्टर हमारे पास क्या है जो हमें इसके अंदर गिवन है? डेट इज लैम्डा। और लैम्डा मैंने आपको बता रखा है, लैम्डा किससे डिनोट करते हैं? वेवलेंथ। तो यहां पे जो लैम्डा है वो आपका क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हो जाएगा, जिसकी एसआई यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जी? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। इसके बिहार पर एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रिलेशन का जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या आ जाता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। चलिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड हो जाता है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपको कैसे सुनाई दे पा रही है? तो आप कहोगे कानों से सुनाई दे पा रही है। मैं किससे बोल पा रहा हूं? तो सर माउथ से। तो मेरे माउथ में ऐसा क्या है भाई कि मैं बोल पा रहा हूं? आपके माउथ में ऐसा क्या है जो आप बोल पा रहे हैं? तो वो सुन लीजिए, वहां से प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप साउंड को म्यूजिक में क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप साउंड को सिंगिंग में क्रिएट कर सकते हैं। गाना गा रहे हैं ला 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 ला, तो कैसे आप इसको बड़ा प्लीजेंट साउंड बना रहे हैं, उस चीज पर बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखो कैसे हो रहा है। आपके यहां पर ये जो आपका एडम्स एप्पल है, ट्रैकिया, ठीक है, एडम्स एप्पल ट्रैकिया, इससे ऊपर आपके पास क्या है भैया? लाइनेक्स है, ठीक है, लाइनेक्स, ठीक है, जिसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है जी? वॉइस बॉक्स। इस लाइनेक्स के पास वोकल कॉर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स। इस वोकल कॉर्ड्स के अंदर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? बाय एयर। किसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा? एयर की वजह से। आपका जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, भाई सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही तो जा रहा है ऊपर नीचे। इसकी वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उससे वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाइब्रेशन। और मैंने आपको बताया था, जहां जहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वहां वहां साउंड क्रिएट होता है। जहां जहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वहां वहां साउंड क्रिएट होता है। तो साउंड क्रिएट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स व्हिच इज सिचुएटेड इन लाइनेक्स ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये एडम्स एप्पल, इसके ऊपर, ठीक है, यहां पे क्या है? लाइनेक्स है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है? आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। बोले ठीक है, चलो ये बात जो थी
वो बात आपके ह्यूमंस की हो गई, वो बात आपके ह्यूमन बीइंग्स की हो गई, ठीक है। बोले सिस्टम में कैसे हो सकता है, किसी सिस्टम में भाई तो ताली बजा रहा हूं भाई, हाथों से साउंड क्रिएट कर रहा हूं। अब हाथ में गिटार दे दो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंग प्रिंग हो रही है, साउंड क्रिएट हो रहा है। तबला है भाई मेरे पास, ढिंग 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 बजा रहा हूं, साउंड क्रिएट हो रहा है। ये होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिनसे आप एक प्लीजेंट साउंड क्रिएट कर सकते हैं, उनको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनकी हेल्प से आप प्लीजेंट साउंड, इनकी हेल्प से आप प्लीजेंट साउंड क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इससे आप म्यूजिक कह सकते हैं। म्यूजिक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही आपका रिकॉर्ड किया जाता है, म्यूजिकल हेल्प से ही बड़ा बढ़िया आपको सुनाई देता है। कोई गाना गा रहा है, पीछे से गिटार बज रहा है, धीरे धीरे फ्लूट बज रही है, तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहे हैं, कितना बढ़िया एकदम से लगता है ना। घर पे भागवत होती है, रामायण होती है, तबला उबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, ठीक है, कितना अच्छा लगता है, एकदम से एंजॉयमेंट सा आता है ना। सेम उसी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप उनके सरफेस पर, जब आप अपने हाथों से या आप उनकी स्ट्रिंग पर, जैसे तबला है उनके पास फ्लैट सरफेस हो गया, गिटार है तो उनके पास स्ट्रिंग हो गया, सितार है स्ट्रिंग हो गया, फ्लूट है, ठीक है, तो होल्स होते हैं। आप अपने साउंड से पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जब जब आप इनके सरफेसेस को, इनके स्ट्रिंग्स को जब आप डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टरबेंस ही तो क्रिएट करता है साउंड। और ऐसा साउंड जो प्लीजेंट हो, जो सुनने में अच्छा लगता हो, उसी को तो हम म्यूजिक कह देते हैं। तो म्यूजिक्स आपके कहां से बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से बनते हैं। हम सिंगिंग कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं, लाइनेक्स, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, हम इनके वाइब्रेशंस की वजह से बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। किसी भी सेक्शन में डाउट है तो पर्टिकुलरली आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं, आप उसमें अपनी समस्या बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये पोर्शन समझ में नहीं आया, मैं आपको अलग से एक शॉर्ट में वो चीज समझा दूंगा, मैं एक शॉर्ट बनाकर डाल दूंगा आपको, मैं उसमें वो चीज समझा दूंगा। आप बोलिए, अगर आपको डाउट है, जिस चैप्टर में आपको डाउट है, जिस टॉपिक में आपको डाउट है, आप बोलिए, उसके लिए मैं पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो है, इसलिए आपको सारी चीजें मैं साथ में लेकर चल रहा हूं, तो सारी चीजों को मैंने कोलैप्स कर रखा है, यहां पर इकट्ठा मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको अगर डाउट बनता है, आपको किसी टॉपिक को बड़ा पर्टिकुलरली बड़ा डीपली समझना है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास क्या आता है कि साउंड वेव्स नीड्स अ मटेरियल मीडियम। साउंड वेव्स नीड्स अ मटेरियल मीडियम। साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम्स की जरूरत होती है फॉर देयर प्रोपोगेशन। अब ये बात मैं आपको बता देता हूं कैसे जी। आपके जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कैसी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। पार्टिकल्स के अंदर जब डिस्टरबेंस होगा, पार्टिकल में जब डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर जब डिस्टरबेंस होता है तभी आपको पता है क्या क्रिएट होता है, तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, तभी आपका साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के अंदर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, डिस्टरबेंस क्रिएट करते ही क्या प्रोड्यूस हो गया? साउंड प्रोड्यूस हो गया, साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। वैक्यूम की बात कर लेता हूं। अब अगर मैं यहां से वैक्यूम की बात कर ले रहा हूं तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? देयर इज नो एटमॉस्फेयर, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, कोई भी वातावरण नहीं होगा। अब जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो वैक्यूम कहलाएगा। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एटमॉस्फेयर आपकी तीन चीजों से मिलकर बनता है सर। किन किन चीजों से? एयर से,
डस्ट पार्टिकल से और वाटर वेपर से। अब वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, एयर, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनना है? एटमॉस्फेयर। डस्ट पार्टिकल के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। वैक्यूम के पास डस्ट पार्टिकल ही नहीं है। अब जब डस्ट पार्टिकल नहीं है तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है तो साउंड क्रिएट कहां हुआ? साउंड क्रिएट नहीं हुआ ना। अब जब साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है, इसी वजह से तो कहा जा रहा है साउंड वेव्स नीड्स अ मैटेरियल मीडियम। साउंड वेव्स को अपने प्रोपोगेशन के लिए, मतलब मोशन के लिए, मैटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। विदाउट अ मैटेरियल मीडियम साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलिए तो बात कर लेते हैं फिर मैटेरियल मीडियम में रिक्वायरमेंट किसकी है, किस चीज को देखते हुए हम लोग जो है साउंड वेव्स को ट्रैवल करा सकते हैं। तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, साउंड वेव्स आपकी ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू सॉलिड्स, थ्रू लिक्विड्स और थ्रू गैसेस। आपकी साउंड वेव्स तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती हैं और आपके गैसेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। यहां से कंपैरिजन की मैं आपसे बात कर लूंगा स्पीड ऑफ साउंड को लेकर। तो अगर मैं यहां से कंपैरिजन को लेकर बात करूंगा तो कंपैरिजन को बड़े ध्यान से समझिएगा जरा। आपका जो वेलोसिटी या फिर आपकी स्पीड ऑफ साउंड को लेकर जो बात होगी, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम आता है लिक्विड और सबसे कम आता है गैस। ये आपका इंक्रीजिंग नेचर है, इंक्रीज इन साउंड। ठीक है, गैस में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड और उससे ज्यादा सॉलिड। अगर मैं यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं तीनों मीडियम्स की कि किन मीडियम में आपका साउंड तेज ट्रैवल करेगा, तो सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करता है, उससे कम लिक्विड में करता है और सबसे कम गैस के अंदर आपका ट्रैवल करता है। मैं यहां पे एक बार आपको बता देता हूं, एक देखो यहां पर एक रफली फिगर बन के आता है क्या, कि अगर साउंड सॉलिड और गैस के बीच का कंपैरिजन करते हैं तो सॉलिड के अंदर 15 टाइम्स ज्यादा होता है, 15 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। एयर की कंपैरिजन में सॉलिड के अंदर जो साउंड होता है वो 15 टाइम्स ज्यादा होता है। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स ज्यादा होता है, 5 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। ये दो बातें आपको यहां से याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि सॉलिड के अंदर गैस के कंपैरिजन में अगर मैं बात कराता हूं, एयर के कंपैरिजन में अगर मैं करा रहा हूं तो 15 टाइम्स ज्यादा होता है, और वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करा रहा हूं तो ये 5 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जरा इसको। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या पूछ रहा है? अगला हमसे देखो बात करता है इस चैप्टर के अंदर सोनिक बूम की। किसकी बात करता है? सोनिक बूम। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा डेफिनेशन है। सोनिक बूम क्या होते हैं? तो किसी भी एयरक्राफ्ट से निकला हुआ साउंड, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट से निकले हुए साउंड कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नॉइज वाले होते हैं। ठीक है, इन्हीं एक्सप्लोसिव नॉइज को जो आपके एयरक्राफ्ट से कॉज्ड होती हैं, इन्हीं को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए आप खड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है, आपका जो आप फ्लैट पे खड़े हुए हैं, आपका जो फ्लैट है वो 13 फ्लोर है, आप सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, आपके ऊपर से कुछ सेवरल किलोमीटर्स के ऊपर से एकदम से जेट निकल गया, जूम। कितना तेज साउंड होता है ना उसका। हम लोग अगर यहां पर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर होते हैं तब हमको इतना तेज सुनाई देता है, वहीं पर आप वहां पर बात करिए कितना तेज आपको सुनाई देगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वो भी होता है, अब आप कहोगे सर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई मेरी बात सुन लो, एक वर्ड जोड़ दिया ना मैंने इसके साथ। क्या जोड़ दिया मैंने इसके साथ? मैंने इसके साथ आपका जोड़ दिया एक्सप्लोसिव नॉइज। जो एक्सप्लोसिव नॉइज एयरक्राफ्ट से निकलती है
उस एक्सप्लोसिव नॉइस को ही क्या कहा जाता है? सोनिक बूम कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक। बाकी यहां से बात कर लेते हैं। बात ये हो रही है कि भैया लाइट तेज ट्रेवल करता है या साउंड, दोनों के बीच में रेस कराई जाए तो लाइट पहले नंबर पे आएगी या फिर साउंड आएगा? तो मैं आपको बता दूं, जब बरसात का मौसम हो रहा होता है, घने बादल छाए हुए हैं और बरसात हो रही है, टप 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 टप, तेज से बारिश, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, लाइटनिंग पहले नजर आएगी या साउंडिंग? जो लाउडनिंग हो रही है आपको वो पहले सुनाई देगी या फिर जो लाइटनिंग, जो बिजली चमकी है, आपको पहले वो दिखाई देगी? तो आप कहोगे पहले बिजली चमकती है फिर साउंड आता है। पहले बिजली चमकती है फिर क्या आता है? साउंड। आंसर मिल गया आपको। लाइट का स्पीड ग्रेटर होता है, लाइट का स्पीड ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होता है स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ साउंड है ही कितना सा भाई? स्पीड ऑफ साउंड है ही कितना सा? 344 मीटर पर सेकंड है भाई बस। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है भाई। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कितना होता है? 344 मीटर पर सेकंड। अब आप खुद देख लीजिए, ये इतना ज्यादा है, ठीक है, ये इतना ज्यादा है और ये इतना ज्यादा है। कंपैरिजन कर लो भैया, जमीन आसमान का अंतर निकल के आ गया। इसलिए पहले आपको बिजली चमकती हुई नजर आती है और उसके बाद आपको आवाज सुनाई देती है। ठीक है जी, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक हमसे क्या कह रहा है? अगला टॉपिक हमसे यहां से बात करता है रिफ्लेक्शन की। हमसे यहां पर बात की जाती है किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज सिमिलर एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। बोले अच्छा सर कैसे? तो बता देते हैं आपके लिए। चलिए एक मेज बना लेते हैं भाई, बना ली मेज, ठीक है। यहां पर एक पाइप लगा देते हैं, एक पाइप यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। यहां पे लगा लेंगे हम अपना कान, ठीक है, और यहां पर रख देंगे हम क्या? एक वॉच, ठीक है। यहां क्या रख देंगे हम? एक वॉच। अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहां से कान लगाकर सुन रहे हैं, तो जो आवाज यहां पर टिक 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 आ रही होगी, वो टिक 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 होते हुए मेरे कानों में भी आ रही होगी। कैसे? देखो भाई, ये एक ओपेक सरफेस मैंने यहां पे बना रखा है, ठीक है। साउंड वेव्स आपके जाते हैं, हार्ड सब्सटेंस से टकराकर आपके बाउंस बैक हो जाते हैं, और बाउंस बैक होने के बाद आपके कानों तक आ जाते हैं, आपके ईयर में आपको सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी किसी भी हार्ड सब्सटेंस से, मतलब ओपेक मीडियम से, जब भी कभी आपके साउंड वेव्स बाउंस बैक हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं, तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं क्या? दी बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, किसी भी साउंड वेव का किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराकर बाउंस बैक हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे बॉल है, ठीक है, सरफेस पर स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक करूंगा तो क्या करेगी? बाउंस करके आगे चली जाएगी ना। यहां पर मारूंगा, बाउंस करके वापस आ जाएगी ना मेरे पास, हाथों में है, मैंने बाउंस किया, मेरे पास आ गया। तो कैसे हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है लाइट का। सेम जैसे लाइट का बाउंस बैक होता है वैसे ही साउंड का भी होता है। जैसे बॉल कर रही है वैसे साउंड भी करेगा, और जैसे लाइट भी करेगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ अ साउंड वेव होता है, ठीक है जी, ठीक। यहां से इसके लॉज देख लीजिए, इसके लॉज होते हैं, ठीक है। कुछ भैया इसके नियम हैं, कुछ लॉज हैं। क्या लॉज हैं? सुन लीजिए भाई इसके लॉ। इसके लॉ दो होते हैं। चलो डायग्राम यहां से बना दे रहा हूं। ये आपका ओपेक सरफेस बना दिया,
बना दिया जी, ठीक है, बोले सर बना दिया। ये है आपका इंसिडेंट साउंड। कौन सा साउंड है? इंसिडेंट साउंड। ये इंसिडेंट साउंड रे है, ठीक है। इस सरफेस पे मैंने देखो नॉर्मल डाल दिया। अब नॉर्मल डालूंगा तो इसको 90 डिग्री पे कट करेगा, ये हो गया नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने पर ये आया है उतने पर ही ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, क्योंकि बाउंस बैक कहा है मैंने। गद्दा देके फेंकूंगा तो गद्दा खा के आगे चला जाएगा बॉल, है ना, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? ये होगी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ साउंड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? एंगल आर। तो सुन लीजिए भाई, पहले लॉ की मैं बात कर ले रहा हूं। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है आपकी इंसिडेंट रे ऑफ साउंड वेव कॉमा नॉर्मल ऑफ द साउंड वेव and the reflected ray of the sound wave all lie in a same plane. all lie in a same plane. तीनों जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या कहा जाएगा? all lie in a same plane meet at a point of incidence. meet at a point of incidence. ये आ गया आपका पहला लॉ। the incident ray of sound wave, the normal and the reflected ray of sound wave all lie in a same plane meet at a point of incidence, जो कि आपका पॉइंट क्या है? O है। जो आपका पॉइंट क्या है जी? O है। दूसरा लॉ क्या कहता है? इट इज ऑल्सो सिमिलर एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा लॉ आपसे क्या कहता है? तो दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव एंगल आई था, और वो क्या था? एंगल आर। तो एंगल आई ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एंगल आई मतलब इंसिडेंस एंगल ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड वेव। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बात करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्या है? देखिए, अगला है हमारा रेवर्बरेशन। अगला क्या है हमारा? रेवर्बरेशन। देखो भाई, ये क्या होता है? खाली कमरे में आवाज गूंज जाती होगी, गूंजती है नहीं गूंजती है ना? खाली कमरा है बिल्कुल, ठीक, और मैं उसमें बोलूं तो आवाज गूंजती है। इसको ही रेवर्बरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? रेवर्बरेशन। अब रेवर्बरेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना सरफेस ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि आपके रूम के अंदर या फिर आप जहां बैठे हुए हैं वहां पर आपका जो ऑडिटोरियम है, या आप किसी मूवी में जाते हैं तो सिनेमा हॉल की जो आपकी रूफ्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो इस तरीके से आपकी डोम लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स आपका यहाँ पे, माना कोई आपका जो साउंड स्क्रीन चल रही है, उससे जो साउंड वेव निकलेंगे वो टकरा टकरा कर सारे के सारे कहाँ जाएंगे? आपकी तरफ जाएंगे, ठीक है। साउंड जितना ज्यादा टकराएगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा लूज हो जाएगा, क्योंकि वेव का फॉर्मेशन आपके एनर्जी तो कर रही है। पार्टिकल्स की एनर्जी की वजह से ही आपका वेव बनना है। ये एनर्जी जिस वक्त खत्म होगी आपका वेव भी वहां तक ही खत्म हो जाएगा। आपकी वेव का वेव लेंथ वहां तक ही खत्म हो जाएगा। तो रेवर्बरेशन जो गूंजना है, अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना है? आपके कर्टेन्स को हैवी करना है।
जो आपके रूम के कर्टेन्स हैं उनको क्या करना है, हैवी करना है। साथ ही साथ में आपका जो रूफ है, रूफ आपका कैसा होना चाहिए, डोम स्ट्रक्चर का होना चाहिए, इस तरीके की शेप का होना चाहिए। ठीक है, अलग बात करूं तो कारपेट जो है आपका, कारपेट जो रूम में आप डालते हैं, डोरमेट जो आप डालते हैं, वो आपका कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। वो आपका कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो बाकी साथ ही साथ में कमरे को ज्यादा खाली ना छोड़ें, क्योंकि कमरा जितना ज्यादा खाली होगा उतना ज्यादा गूंजने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे जैसे सामान कमरे के अंदर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे गूंजना जो है वो खत्म होता चला जाएगा। वो जो गूंजना है उसको रिवर्बरेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। कमरा खाली है, रिफ्लेक्शन साउंड अब ज्यादा होता है तो आवाज ज्यादा गूंजती है। ठीक है, चीजें ज्यादा होंगी, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो उसी में आपका दबके रह जाएगा। जब दबके रह जाएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी फिनिश्ड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमसे क्या कहता है, अगला टॉपिक हमसे कहता है यहां पर इको। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहां से इको है। इको क्या है, रिवर्बरेशन होता है गूंजना, इको का मतलब होता है आवाज का वापस आना। माउंटेन्स में मैं बोल रहा हूं और चीख के बोल रहा हूं एनपीसी एनपीसी एनपीसी, एक बार बोला, दो बार मुझे को रिफ्लेक्टेड सुनाई दिया। ठीक है, इसको कहा जाता है इको। इसको क्या कहा जाता है, इको, आवाज का वापस आना। ठीक है, आपकी वॉइस का वापस आना ही क्या कहला रहा है, इको कहला रहा है। तो रिपीटिशन ऑफ अ साउंड, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ साउंड क्या कहलाता है, इको कहला रहा है। माउंटेन्स पे खड़ा हुआ हूं भाई मैं, माउंटेन्स पर, ठीक है, मैं माउंटेन्स पर हूं और वहां जाकर मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई चीख रहा हूं वहां जाकर। ठीक है, यहां से मैं चीख रहा हूं एनपीसी, ये यहां तक जा रहा है फिर लौट के वापस आ रहा है, तभी तो रिपीटिशन होगा। मैं बोल रहा हूं एनपीसी, मेरे को दोबारा सुनाई देगी एनपीसी, मतलब लौट कर आ गई आवाज। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, जब आवाज लौट कर आती है तो पहले आवाज यहां से यहां तक जाएगी तो माना टी टाइम ट्रैवल कर रही है, फिर लौट कर आएगी तो उसका मतलब टी टाइम फिर ट्रैवल करेगी जब लौट कर आएगी वापस। पहले जा रही है, पहले जब जा रही है तो भी आपका टी टाइम जो है वो क्या कर रही है, कंज्यूम। लौट कर आ रही है तब भी क्या कर रही है, आपका टी टाइम कंज्यूम कर रही है ना। तो इको के अंदर जो आपका टाइम होता है वो ट्वाइस होता है। कितना होता है, ट्वाइस। अगर 3 बार आवाज सुनाई दे रही है तो भैया कितना हो गया, थ्राइस हो गया। मतलब यह है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो टाइम इंटरवल आपको इको के टर्म्स में गिवन होता है टू कैलकुलेट द वैल्यूज, जो रिलेशन मैंने आपको बताए हैं, वो जो टाइम होता है वो ट्वाइस होता है। मतलब जाने का और आने का दोनों का टाइम होता है। तो उस टाइम से आपको 1 टाइम निकालना है तो आपको वहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन को, और वहां से जाकर आपका एक तरफ का जाने का जो है टाइम ट्रेवल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इको जो है वो क्या होता है, वो रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है। आप अपनी ही वॉइस को 2 बार सुनते हैं जब वो आपके माउंटेन से रिफ्लेक्टेड होकर वापस आपके कानों तक आ जाती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है। आवाज का गूंजना क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, रिवर्बरेशन कहलाता है। दोनों में कंफ्यूज ना हो, एक गूंजना है और एक वापस लौट कर आना है, रिपीटिशन होना है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो लौट कर वापस आ रही है, रिपीटिशन ऑफ साउंड हो रहा है तो इको है। ठीक है, आवाज गूंज रही है तो रिवर्बरेशन है। समझ के, टाइम का फंडा मैंने आपको बता दिया, यहां के जो न्यूमेरिकल है वो यहां से क्रैक हो जाएंगे। टाइम जो है वो ट्वाइस होता है, टाइम को आधा कर दीजिए, आपके पास आपका एक न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। बोले रेंज क्या होती है, साउंड की रेंज क्या होती है, तो साउंड की रेंज की बात कर लेते हैं यहां से। ठीक है, साउंड रेंज की बात कर लेते हैं जरा यहां से, या फिर रेंज ऑफ साउंड। चलिए, साउंड की अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो देखो यहां पे 2 तरीके के मैं यहां पे देखो सर्किट्स बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो सेक्शन बना रहा हूं मैं आपका 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर आपका मैं यहां पे बना रहा हूं 200 हर्ट्ज तक का, सॉरी 20,000 हर्ट्ज तक का। ये पहला सेक्शन है। अब अगला सेक्शन इधर आएगा, लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20
हर्ट्स, उधर आएगा आपका ग्रेटर देन 2000 हर्ट्स या फिर हायर देन, तो ग्रेटर देन आपका क्या आ जाएगा 20,000 हर्ट्स। ये 3 सेक्शंस आपके पास आ जाएंगे, ये इससे आगे वाले, इससे पीछे वाले और ये बीच रेंज वाले। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें से, ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं लेस देन 20 हर्ट्स, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। आपने सुना होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो एनिमल्स को पहले पता लग जाता है, मतलब सांप्स को, सांप अपने होल से निकल के बाहर आ जाते हैं 2-3 दिन पहले ही अर्थक्वेक के, उन्हें पता लग जाता है अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, क्यों? ऑडिबल रेंज भाई साहब ये है, ऑडिबल रेंज ये वाली है, ये वाली आ गई जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये है हम ह्यूमंस की रेंज, जिसको कहा जाता है ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस। ये हम ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज है, हम इन दोनों के बीच का सुन सकते हैं। ठीक है, और कहानी अगर इनसे ऊपर चली गई 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर चली गई तो इनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं। ठीक है, इनका जो रेंज होता है आपका, वो रेंज फ्रीक्वेंसी जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। तो हम लोग किस में फंसते हैं, हम लोग फंसते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, इससे कम वाले इंफ्रा वाले आ गए, इससे ऊपर वाले अल्ट्रासोनिक आ गए। यहां से अल्ट्रासोनिक का आपका यूसेज पूछा जाता है पेपर में, 2-2, 3-3 यूसेज पूछ लेता है। तो अगर मैं अल्ट्रासोनिक की बात कर ले रहा हूं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपके बिल्डिंग्स के ब्लॉक्स में क्रैक आ जाते हैं, उन क्रैक्स को डिटरमाइन मतलब डिटेक्शन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आपका अल्ट्रासाउंड जो होता है, ठीक है, पेट में अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, वो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें भी अल्ट्रासोनिक आपकी ये वेव्स इस्तेमाल होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी इस्तेमाल हो रही हैं वहां पर भी। ठीक है, बाकी फ्रैक्चर्ड बोन का पता करने के लिए वहां पर आपके एक्सरेज होती हैं। ठीक है, अब आपके पास यहां पर जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो निकल कर आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स आपके पास निकल कर आ रही हैं उसके काफी सारे यूसेज हैं। जैसे आपका बैट, चिमगादड़ भी आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज करता है, इनका बैट। ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही आपका क्या करता है, टेस्टिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसका आइज नहीं होता, आंख नहीं है भाई उसके पास, तो वो क्या करता है, वो जो चिमगादड़ यहां पर उड़ रहा है भाई, जो वो चिमगादड़ जो उड़ रहा है यहां पर, ठीक है, वो जो चमगादड़ उड़ रहा है वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक रेस क्या करता है, छोड़ता है। माना आगे आपकी क्या बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से ये टकरा गई, और टकराने के बाद जब ये इसके पास वापस आती हैं, ये तुरंत ही समझ जाता है कि भाई हाँ इतनी डिस्टेंस पर कुछ है, और ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को बदल देगा। ठीक है, तो बैट आपके अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आपके इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी अल्ट्रासाउंड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी चीजों में, आपकी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, आपकी मशीनरीज के पार्ट्स को क्लीन करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ ही साथ में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ यूजेस आपको यहां पे याद रखने हैं जो आपके अल्ट्रासाउंड वेव से जो आपके जुड़े हुए हैं, इन आपको यूसेस को थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, ठीक, आगे की तरफ बढ़ जाएं, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर, कि सर आपने तो ये पहले ही पढ़ा दिया था, ये आपने पहले ही पढ़ा दिया था, तो चलो दोबारा पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। चलो भैया यहां पे देख लो जरा, यहां पे देखो 2 फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे? 2 फैक्टर। पहला पढ़ेंगे हम लाउडनेस। तो लाउडनेस में मैंने आपको बताया ही था, लाउडनेस का मैंने आपको बताया था, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी उतना ही ज्यादा होगा। अगला आता है हमारे पास पिच।
अगला क्या आता है हमारे पास, पिच। देखिए इस वीडियो में मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है ना, ये 8th और 9th दोनों क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आपको यहाँ पे 8th और 9th में देखने के लिए मिलेंगी। आप इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते हुए चलिए, ठीक है। 8th क्लास वाले भी इस वीडियो को पूरा तक देखें और 9th वाले भी इस वीडियो को पूरा तरीके से देखें। लाउडनेस की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इट इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी। आपका लाउडनेस क्या करता है, मेजर करता है किसको, मेजर ऑफ साउंड एनर्जी को, ठीक है। आपका जो लाउडनेस है वो डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। किस पर डिपेंड होते हैं ये, आपके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होते हैं। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, आपकी लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बता रखी है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है आपका साउंड भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, कैसे बढ़ाओगे एम्पलीट्यूड, मैं यहां पे देखो बढ़ा के दिखा देता हूं, देख लीजिए। यहां पर एम्पलीट्यूड देखिए छोटा है, ये एम्पलीट्यूड है। अब मैं क्या करता हूं, इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता हूं, देख लीजिए बढ़ गया ये एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस भी घटेगा। आपका लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, और मैंने पीछे भी बताया था आपका लाउडनेस एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड हायर विल बी द लाउडनेस, डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड डिक्लाइन इन द लाउडनेस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पिच की बात अगर मैं आपसे यहां पे करूंगा तो पिच की आपसे मैं बात करूंगा, इसको पहले नोट करिए जल्दी से। पिच की बात कर लेते हैं, पिच की बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पिच क्या कर रहा है। पिच आपका डिस्टिंग्विश कराता है, आपका पिच डिस्टिंग्विश कराता है बिटवीन टू या फिर टू से ज्यादा डिफरेंट साउंड वेव्स, साउंड्स ऑफ सेम वेवलेंथ। सॉरी, सेम डिफरेंट लाउडनेस। आपके पास दो अलग अलग तरीके की साउंड वेव्स हैं, और लेकिन दोनों के लाउडनेस कैसे हैं, सेम है, ठीक है। लाउडनेस सेम है पर साउंड वेव्स कैसी हैं, डिफरेंट है। तो अगर मैं इनके बीच में डिस्टिंग्विश कराने की बात करूंगा, मैं आपसे यहां पे डिस्टिंग्विश करा रहा हूं, तो डिस्टिंग्विश जो बिटवीन आपका रहेगा किसके बीच बीच में, आपके डिफरेंट साउंड और सेम लाउडनेस के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पिच कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच। सेम लाउडनेस के बीच में साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को, साउंड को कैरेक्टराइज करा देना, साउंड को डिस्टिंग्विश करा देना कि भाई इनका ऐसा हो तुम्हारा वैसा। दोनों हैं तो एक बराबर। जैसे मेले में जाते हो, सर्कस वाला अपना रेरा पेरा कर रहा है, ठीक है, झूले वाला अपना कर रहा है, लाउडनेस सबकी हाई है, पर डिस्टिंग्विश होता है ना कि इसका साउंड अलग और इसका साउंड अलग है, उसको पिच कहते हैं, ठीक है। अब पिच अलग कैसे बनेगी, तो पिच आपकी डिपेंड होती है किस पर, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आपकी पिच किस पर डिपेंड होती है, आपकी पिच डिपेंड होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और आपको मैं यहां से बता दूं, क्या, पिच आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। क्या होती है, आपकी पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द पिच ऑफ द साउंड। साउंड का पिच ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगी। तो ये आपका एक चैप्टर था, जिस चैप्टर को मैंने आपका कंप्लीट अप करवाया है वन शॉट वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर सारी चीजों पर बात करी है, पूरे साउंड को मैंने डिस्क्राइब करवाया है। कुछ लोग कहते हैं यहां पर सर ह्यूमन ईयर की बात तो आपने करी नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी पब्लिश हुई है,
उस न्यू एनसीईआरटी पब्लिश में आपका ह्यूमन एयर नहीं आ रहा है, वो आपके डिलीटेड पोर्शन में एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। ना ही सोनार आएगा, सोनार SONAR, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी नहीं आएगा, और ना ही आपका ह्यूमन एयर आएगा। ये जो मैंने आपको कराया है ये वन शॉट वीडियो है, ये कंप्लीट सिलेबस का पूरा आपका टोटल धमाल पैकेज है जो आपके लिए मैं लेकर आया था आज की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आप इसको बहुत सारा ढेर सारा अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहेंगे। इसी के साथ प्रियम सर आपसे आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगले वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।